जिस रियासती हुकूमती खौफ का, जबर का, दहशत गर्दी का मैं मुज़ाहरा करके आ रही हूँ, वो मेरे लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, वो इस जाली और सेलेक्टेड हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज जिस तरह पुरअमन और निहत्ते कारकुनों के ऊपर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, स्प्रे किया गया और जिस तरह उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, जिससे हमारे मुतअद्दिद कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनके सर फटे, उनको चोटें आई हैं, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, मुस्लिम लीग नून के उन सपोर्टर्स को जो मेरे साथ इजहार यकजहती करने, मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में, मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो आज उस जबर का सामना करते हुए वहाँ खड़े रहे, मैं उनको मीडिया की वसातत से सलाम पेश करती हूँ। और आज मैंने पहली दफ़ा ये मुज़ाहरा देखा है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, आपके ऊपर आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है, लेकिन कारकुन खड़ा रहा, कारकुन हिला नहीं। तो मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ, सलाम भी पेश करती हूँ। और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत याब करे। और राना साहब अभी फरमा रहे थे कि जिन कारकुनों को अरेस्ट किया है उनको इंशाअल्लाह ताला उनकी जो लीगल मुआवनत है वो भी पार्टी करेगी और उनकी खबरगिरी भी करेगी। इसके साथ साथ मैं अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अनसंग हीरोज़ होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जब मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुँची तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड पे आवाम का एक समंदर है। मैं नहीं जानती थी क्योंकि मुझे गाड़ी में से नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तन्हा खड़ी थी। इसी असना में सामने से नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। और इसके अलावा भी उसकी छत पे पता नहीं कहाँ कहाँ से वो पत्थर आए। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी बिल्कुल, उनके पास कोई शील्ड नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के आगे खड़े रहे। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे पे नैब ने अगर मुझे बुला ही लिया था, अगर एक मुज़िगा खेज़ इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, ये मेरे पास उनकी प्रेस रिलीज़ पड़ी है, ये सॉरी इनकी जो कॉल अप नोटिस है ये पड़ा है, ये मुझे परसों मौसूल हुआ है, परसों। और मीडिया के ज़रिए बड़े चालाकी के साथ बग़ैर ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ लाए हुए मीडिया को इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की और ये इशारतन ये कहने की कोशिश की गई, जो रंग उसको मीडिया पे दिया गया नैब की तरफ से अनऑफिशियली, कि शायद कोई ज़मीन है जो मैंने सस्ते दामों ख़रीदी है और उसमें कोई शायद मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस, इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। एक सेकंड ज़रा सुनिए। The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in फलां areas, Moza Sultan Ke, Moza Mal, Lakhowal and Moza Bado Ki Sani, District Lahore, and in this regard you are required to provide details of the following.
details of land acquired, purchased in each of the MOSA, year-wise breakup, sources of funds जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. ये नोटिस है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था। और अब मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना मकसूद था। क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया। परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते, और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती। मैं अब वो कहना नहीं चाहती। तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना मुझे बुलाया है एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो। नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफ़ीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने वो भी सब जानते थे। लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मोहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फ़ैसलों के ज़रिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फ़ैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का, इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी, क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद
इन फैसलों के बाद और इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब खुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, क्यों नैब ने उस पैसे के ज़रिए मुखालफीन को की जोड़ तोड़ की, सियासी जमातों की उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हुकूमत की मदद की। अभी मीर शकील और रहमान साहब का आप केस ले लें। एक वज़ीर मौसूफ फरमा रहे थे कि मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि मीर शकील और रहमान साहब को छोड़ दें। तो मीर शकील और रहमान साहब को, जिनको 140 दिन हो चुके हब्से बेजा के अंदर, उनको क्या इमरान खान साहब ने पकड़ा है? उनको तो नैब ने पकड़ा है। और क्या इमरान खान के कहने से वो नैब उसको छोड़ देगी? तो ये हालत ज़ार है नैब की, जिसमें मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उनका असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और अब उनका ये असूल है कि दहशतगर्दी नैब की तरफ से सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आज पूरी दुनिया ने जैसे देखा कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। तो बड़ा घिनौना किरदार है नैब का, जितनी उस पर बात की जाए कम है। लेकिन बात यह है कि ये मेरे पे पहला दूसरा मुकदमा नहीं है, ये मेरे पे तीसरा मुकदमा है। और अगर पहला मुकदमा इतना अच्छा था तो फिर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर दूसरा मुकदमा इतना मजबूत था तो तीसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। एक इंकशाफ आज मैं यहाँ कर दूँ कि जिस रेफरेंस के अंदर या जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने मुझे पिछले साल पकड़ा था नैब ने, और तकरीबन 60 दिन में उनकी मेहमान रही थी, पहली पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में पहली खातून सियासतदान जो नैब की मेहमान रही है। और उस वक्त उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे कहाँ रखें, क्योंकि उनके पास ख़वातीन को रखने का कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो जिस मुकदमे में मुझे पकड़ा गया, क्या आप जानते हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि वो रेफरेंस 1-1.5 साल के बावजूद आज तक नहीं बन सका? इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे 60 दिन रखा और सवाए इन्वेस्टिगेशन के वहाँ सब सवालात मुझसे पूछे गए, मुझसे पूछते रहे। वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरी ज़िंदगी में, तो मुझसे पूछते रहे कि मुस्लिम लीग नून तो बहुत बड़ी सियासी जमात है, वहाँ आपकी कितनी से है, मुस्लिम लीग नून में मशावरत का क्या अमल है, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। पोलो कोएलो के ऊपर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं, मुल्की सियासी मंजरनामे पर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं। अगर नहीं पूछा तो मुकदमे के बारे में चीज़ें नहीं पूछी। और वो मुझे समझ आती है कि 2018 में जब मुझे अरेस्ट किया, क्यों किया? इलेक्शन आ रहे थे, नवाज़ शरीफ को अरेस्ट करना और मरियम नवाज़ को अरेस्ट करना तो ज़रूरी था, उसके बगैर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता था। वो धांधली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। समझ आ गई मुझे तो कोई उसमें शक ही नहीं था कि मुझे क्यों पकड़ा उस वक्त। पिछले साल मुझे क्यों गिरफ़्तार किया इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, वो भी समझ आती है कि एक के बाद एक मेरे ऐसे ज़बरदस्त जलसे हो रहे थे कि माशाल्लाह अवाम की एक लहर उठ रही थी, एक राय बन रही थी, एक तूफ़ान आ रहा था जिसको रोकना ज़रूरी था। और 8 तारीख को कश्मीर में मेरा जलसा था। कश्मीर पे हम अभी बाद में आते हैं। कश्मीर पे मेरा जलसा था और 6 तारीख को मुझे, जब मैं मियाँ साहब से मिलने, अपनी हफ्तावार मुलाकात के लिए मैं उनसे मिलने जब कोट लखपत जेल गई, तो वहाँ मैं मियाँ साहब के साथ मुलाकात कर रही थी, हम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तो मुझे वो जेलर साहब आके कहते हैं कि आपको बाहर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। तो मैं जब जेल के गेट से बाहर निकली तो शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, साथ नैब खड़ा था, पुलिस खड़ी थी।
तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको गिरफ़्तार करने आए। तो मैंने पूछा क्यों? बस मैडम ये इस तरह से मुझे उन्होंने मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं अंदर मियाँ साहब से मुलाकात में हूँ, मैं मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह के एक दफ़ा उनको गले मिल के मैं आपके पास वापस आती हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अभी मैं अंदर मियाँ साहब के पास पहुँची और मैंने मियाँ साहब को बताया कि मुझे बाहर अरेस्ट करने आए। मियाँ साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं नहीं जानती। और एक बात मैं आपको बता दूं, जेल से डराने की, एक सेकंड देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है। इनको पीछे कर एक सेकंड खामोशी इख्तियार करें प्लीज। एक सेकंड प्लीज। देखें बड़ी मेहरबानी, नहीं बच्चों प्लीज प्लीज। डोगर साहब देखें डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। डोगर साहब क्या मुश्किल है, पीछे कर दो। और बात ये है, पीछे आप भी पीछे हो जाओ। बात ये है कि आपकी हुकूमत को हर महाज पे नाकामी का सामना है। आप अपनी नालायकी से मामलात को ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आज भी आपकी प्रायोरिटीज़, मैं समझ गई कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो अकल नहीं है, आपके वो तजर्बा नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हम पर, वो समझ आती है। लेकिन आज भी आपकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं। आज भी आपकी जो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है उस पे ऊपर भी नवाज शरीफ है, नंबर 2 पे भी नवाज शरीफ है, नंबर 3 पे भी नवाज शरीफ है और आखिर में भी नवाज शरीफ है और मुस्लिम लीग नून है। और देखें आपकी सारी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी खुफिया मीटिंग्स, आपकी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी हुकूमती मीटिंग्स सारी नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ख़त्म हो जाती हैं। नवाज शरीफ की वॉक करते हुए तस्वीर आ जाए आप तब हिल जाते हैं। नवाज शरीफ की कॉफ़ी पीते हुए तस्वीर आ जाए आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ जहाज़ पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाए आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। और ये जो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में आपने प्रोपेगेंडा किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ बीमार हुआ, आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ मौत के दहाने तक पहुंचा, आपकी कस्टडी में वो मेरी मौजूदगी में सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके सरकारी डॉक्टर्स के नीचे वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आपकी कस्टडी में आपके फैसले से वो बाहर गया और उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया? आपके वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपके अपने स्टेटमेंट्स हैं कि नवाज शरीफ को सेहत को ख़तरा है तो इंसानी हमदर्दी के लिए मैंने जाने दिया। सॉरी, आपने इंसानी हमदर्दी के लिए नहीं उनको जाने दिया। आपको नवाज शरीफ पर रहम नहीं आया, आपको अपने ऊपर रहम आया। आपको जब ये खबर मिली कि नवाज शरीफ बीमार है और मौत के दहाने तक पहुंच गए तो आपने अपने आप को बचाने के लिए कि आपकी कस्टडी में उसके साथ ये हुआ तो आपको फिर आपके हाथ पांव फूल गए और आपने इस रहम आपको अपने ऊपर आया, नवाज शरीफ के ऊपर रहम नहीं आया आपको। आपने उसको जल्दी जल्दी मुल्क से बाहर भेजा इलाज के लिए ताकि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आ जाए और आप अवाम का जो हाथ है वो आपके गिरबान पे होगा, कल आप सड़कों पे चल नहीं सकेंगे। तो मैं ये जानती हूँ कि रहम आपको नवाज शरीफ पर नहीं आया, रहम आपको अपने आप पर आया था कि आपके हाथों ये होगा। तो जब ये हुआ तो उसके बाद आपने ये कहना शुरू कर दिया, आपने उनकी सेहत पे सियासत खेलनी शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। और आज भी जब आपसे आपकी कारकर्दगी के बारे में सवाल किए जाते हैं, आपके पास मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। तो करप्शन का आप राह गलाबते रहते हैं। तो करप्शन का फैसला तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ पे होना चाहिए। बताएं मुझे ज़रा, नवाज शरीफ के दौर में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिजली, गैस क्या कीमतें थी? आज क्या कीमतें हैं? आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इस लिहाज से चोर कौन हुआ?
नवाज शरीफ 5.8 पे जीडीपी छोड़ के गया था, आज पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा मनफी में जीडीपी चली गई, माइनस में चली गई जीडीपी। शर्म की बात तो ये है ना, इसी से पता चल जाता है कि यहाँ करप्ट कौन है और क्या प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है। और सिर्फ ये कि आप फिर इसी पे फेलियर नहीं है आपका, सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे और मईशत पे आपका फेलियर नहीं है, आपका फेलियर फॉरेन पॉलिसी पे भी है। और ऐसा फेलियर है कि शर्म आ जाए इंसान को, सफारती महाज पर आप बुरी तरह नाकाम हुए। मुझे ये बताएं कि 72 साल में कभी किसी के दौर में, किसी वज़ीर आज़म के दौर में, किसी डिक्टेटर के दौर में कश्मीर की, भारत को क्या इतनी जुर्रत हुई कि कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म कर सके? ये स्याह धब्बा भी आप ही के मुंह पे लगा। और आप तो बड़ा खुश आए थे ना अमेरिका से वापस के सालसी होगी कश्मीर पे, ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो सालसी? कहाँ गई वो तकरीरें और वो स्टेटमेंट्स जो आपने पर्चियों के बगैर दिए थे? क्या हुआ कश्मीर का? आज 72 साल में पहली दफ़ा कश्मीर जो है वो भारत की झोली में जा गिरा आपके दौरे हुकूमत में, और आप चुपचाप देखते रहे। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका? मैं फ़ोन करता था तो मोदी फ़ोन नहीं उठाता था। ये वही मोदी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान आए थे, वो आपका फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करता। ये होता है फ़र्क एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में, एक तजर्बाकार प्राइम मिनिस्टर में, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जो हर चीज़ को समझता है, जानता है, अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करता है, और एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म में। तो इसके लिए अब आपने कहा कि अब खिफ़त मिटाने के लिए मीडिया को आपने कंट्रोल कर लिया, मीडिया पे आपने वो बात उठने नहीं दी, और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप कश्मीर के नक्शे पे लकीरें खींचने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या एक शाहराह का नाम बदल देने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है भाई। मियाँ नवाज शरीफ पर जब ये वक्त आया, जब उन्होंने एटमी धमाकों का फ़ैसला करना था, तो मियाँ साहब के लिए तो बड़ा आसान था। 6 एटमी धमाकों के बदले 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते तो पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बनता। बनी गाला का नाम तब्दील करके उसको चागी उसका नाम रख लेते। एक सेकंड प्लीज। और फिर फॉरेन पॉलिसी का हाल देख लें, अकल का हाल देख लें, समझ का हाल देख लें कि बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर सऊदी अरब जैसे देरीना दोस्त और हमदर्द को नाराज़ कर दिया। और अब रही कहीं कसर, उन्होंने जो OIC के दर पे होके वो जो नाराज़ करने का सिलसिला था, वो अब उसमें भी OIC को नाराज़ कर दिया, OIC के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे के हमारे दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया। तो ये तो आपकी नाक वतनदेशी का हाल है। आपने मुल्क को हर तरह से आग में झोंक दिया। शर्म आनी चाहिए। और फिर प्रायोरिटी आज भी आपकी क्या है कि आवाम के नुमाइंदों को पकड़ो, अपोजिशन को दबाओ। भाई मान लिया कि आपके पास हुकूमत का मैंडेट नहीं है, आपके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, लेकिन क्या गरीब आवाम जो रोटी को तरस रहे हैं, जो बिजली गैस के बिल देने से कासिर हैं, जिनकी नौकरियां चली गईं, क्या उनके सदाओं पे आवाज़ धरने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए आपको अवामी मैंडेट की ज़रूरत है? उसके लिए आपको थोड़ी सी इंसानियत, अकल और हमदर्दी की ज़रूरत है। अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर नहीं है। और हाल आपका ये है कि नवाज शरीफ पे आप हर जगह तनकीद करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों पर बड़ी ढिठाई से, कमाल ढिठाई से 6-6 बार अपनी तख्तियाँ लगाते हैं। तो भाई नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों से के ऊपर तख्तियाँ लगाने से, बदल बदल के, वो मंसूबा तो आपके नाम नहीं लग जाएगा ना।
हज़ारा मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, सखर मुल्तान मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, मुल्तान लाहौर मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाए ना। जब भी आप सी पैक का नाम लेते हो, सी पैक की तस्वीरें ट्वीट करते हो, वीडियोस ट्वीट करते हो, लोग कहते हैं शुक्रिया नवाज शरीफ। शुक्रिया नवाज शरीफ की सदाएं आती हैं। आपको हर जगह नवाज शरीफ इसलिए नज़र आता है क्योंकि हर जगह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह। बस। और आपकी हुकूमत जो पहले ही बैसाखियों पे खड़ी है, 6 महीने की मोहलत पे चल रही है, आपके लोग तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आपके MNAs MPAs अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आप अपने अवाम में निकलने के काबिल नहीं, बल्कि जिन चंद अफराद ने आपको वोट दिया भी था वो भी आज अपने महलों में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कुछ मुंह छुपा रहे हैं और कुछ कानों को हाथ लगा रहे हैं कि आइंदा इस किस्म के धोखे में नहीं आना। तो आपका अपना ये हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब मिल के नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस नालायकी से बहुत जल्द लोगों को आज़ादी देंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, अब नारा नहीं लगेगा कोई, प्लीज फरमाइए। बारी बारी मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, ऐसे नहीं उस्मान आप मैं आपको दे रही हूँ, सबको मैं इधर ही, हम सब इधर ही। जी फरमाइए। बयानिया मदम हो गया? मैंने तो सुना था 2 बयानी है हमारी पार्टी के, आप तो कह रहे मदम हो गया। बात यह है कि पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं, पार्टी का एक ही बयानी है, जो नवाज शरीफ का बयानी है और जो वोट को इज्जत दो का बयानी है। अगर आज वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना होता, पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई ना होती। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था और है, उसको वक्त ने साबित किया है कि वो बिल्कुल ठीक था, और वो नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है, वो हमारे आइन का बयानिया है, हमारे दस्तूर का बयानिया है। अगर नवाज शरीफ ने उससे हट के कोई बात की है तो फिर किसी में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो करे। हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग यहाँ नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं, ये पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। ये मियाँ साहब की हालत थी। तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा। मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे की तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उनका इलाज ना होना, क्योंकि उनके दिल की एक शरेआन आज भी 90% बंद है, जिसकी सर्जरी होनी बाकी है।
और वो कोरोना की वजह से पहले वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको था कि मैं आ जाऊंगी चंद दिनों में, वो नहीं हो सका। फिर वो कोरोना आ गया, अब उनकी सर्जरी अभी होना बाकी है। तो मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें ज़िंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और ख़िदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना था। और दूसरी बात, मैं आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज़ किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया, वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था, ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया। लेकिन मुझे इस बात की आज ख़बर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। आप सवाल करें। ऐसे नहीं हो सकता। दिनेश आप सवाल करें। ऐसे मैं दूंगी आपको। दिनेश आप सवाल करें। एक सेकंड। शुक्रिया बीनिश, शुक्रिया बीनिश। बात यह है कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एक सेकंड प्लीज़, इंटरप्शन ना कीजिए प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को ज़ख्मी किया, उनके सर फाड़े गाड़ी में बैठे बैठे। बड़ी अच्छी मज़े की बात है कि पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फेंकवाए भी मैंने। वाह, शाबाश। देखो बीनिश, बात ये एक सेकंड, बात ये कि हमारी नैब की पेशीज़ बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे वो कारकुन को जोश तो आएगा। आज जब आपने नाहक ये ज़्यादती, पिछली भी नाहक थी, तो कभी ना कभी सब्र जवाब देता है। और वो बड़े पुरअमन थे। मैं नैब में यहाँ रह के गई हूँ, कभी गमला भी नहीं टूटा। कभी हमारे कारकुन कंटेनर से ऑर्डर्स पास करके पुलिस वालों की, वो आज भी है, वो कील वाले जो डंडे थे उससे जो हड्डियाँ तोड़ी थी, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं थे। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो उनके, मैंने खुद देखा, मेरे कारकुन जो थे वहाँ बहुत दूर से मुझे नज़र आ रहे थे, पुरअमन थे बिल्कुल। तो मुझे लगता है बीनिश कि इतना बड़ा क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जब क्राउड देख लिया तो ये पैनिक कर गए और इस पैनिक में उन्होंने ये अपने ऊपर खुदकुश हमला कर लिया। एक मिनट, पहले इसका जवाब सुन ले। पहले इसका जवाब सुन ले। मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे हज़ारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें, मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हज़ारों की तादाद में निकल आए। मैं किसी को लेके नहीं आई। मैं पहले भी नैब में पेश होती रही हूँ। मैंने 6 महीने पनामा वाला मुकदमा भी भुगता है और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल का बेहुदा मुकदमा था वो भी भुगता है। मैं इनकी जेलों में भी रही हूँ। हमारा कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह नहीं है। हमारा कारकुन बहुत पुरअमन कारकुन है। आप ये ना, मैं किसी को नहीं लाई। मेरे अगर मुस्लिम लीग नून का
गढ़ है लाहौर, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला है, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी देख रहा है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। किसी को आप हेरोइन डाल के पकड़ लेते हैं, किसी को आप ये शाहिद अवासी साहब बैठे हुए हैं, एक चीज़ आप उनके खिलाफ आज साबित नहीं कर सके, साद रफ़ीक साहब, तो फिर वो कारकुन को गुस्सा आता है। वो अपनी यकजहती के इजहार के लिए आया था। हम सियासी लोग हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ इजहार यकजहती करने आए थे, मेरे साथ नहीं आए। जी जी, नहीं सॉरी, मैंने नहीं दिया। आपको किसने कहा मैंने दिया भाई? मैं तो आपको वो स्टेटमेंट याद करा रही हूँ जो हमारे जो इमरान खान साहब ने खुद फरमाया, अपनी पार्टी से कहा कि हमें 6 महीने का टाइम मिला है, और अगर 6 महीने में हम परफॉर्म नहीं करते, आप 6 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते, 600 साल में परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि आपको आता नहीं। नहीं, एक सेकेंड, ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि मुझे 6 महीने मिली है और मैंने 6 महीने के बाद बात कहीं और चली जाएगी, बस ये बात। छोड़े नेक्स्ट चले जी नेक्स्ट चले। देखें, जहाँ तक एपीसी का ताल्लुक है, वहाँ पर मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि एपीसी के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए, और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके एपीसी के फोरम से होने चाहिए। ये मुझे पता है कि मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस पर। आइंदा का लाएमल इंशाअल्लाह ताला हम लीडरशिप की जो उनकी मशावरत से तय करेंगे। अब लास्ट ले लो। मैंने आपको अभी बताया कि एपीसी के बारे में और मौलाना साहब के बारे में मियाँ साहब के क्या तासुरात हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और अगर मौलाना साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दूर कर देगी, उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जी बड़ी मेहरबानी। पीएमएलएन का कोई कैंप अलग नहीं है। पीएमएलएन के अंदर डेमोक्रेटिक जमात है, हर तरह के माइंडसेट के लोग हैं, हर तरह के ख्याल के लोग हैं, हर तरह के ओपिनियन के लोग हैं, और आरात डिफरेंट हैं लोगों की, लेकिन खुशी की बात यह है कि जहाँ मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत आ जाती वहाँ सब मुत्तहिद हैं। और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो पहले दिन से जो था आज भी है, और उसी बयानिए की कीमत हम 4 साल से अदा कर रहे हैं, लेकिन बयानिए से नहीं हटे। बड़ी मेहरबानी।
मुझे इस्लामाबाद जाने से बोलो? मैं अभी इस्लामाबाद जा ही नहीं रही। मैंने बात कर दी उनसे। ना हमें कोई मैसेज भेजते हैं, ना हम किसी से बात करते हैं। मेरी बात आप यहाँ पर बात करें। नहीं, बस एक सेकंड भाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो मौलाना साहब और मियाँ साहब आपस में खुद बात कर लेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा, क्या बात है। इतनी मासूम नैब, इतनी आइन और कानून पे चलने वाली नैब, अगर उनकी अदालतों में जो दुर्गत बनी वो उसी को देख लें तो उनको आज कोई प्रेस रिलीज करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने सब सवाल लिए, आपके सारे गिले मैंने दूर कर दिया। आपका सवाल ये है कि मियाँ साहब खामोश क्यों हैं? शुक्रिया। मियाँ साहब खामोश नहीं है, लेकिन मियाँ साहब ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। मियाँ साहब ने वो कुर्बानियाँ दी जो 72 साल में किसी सियासी लीडर ने कुर्बानी नहीं दी। अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के कानून और आइन के सामने, अदालतों के सामने पेश होता तो ये था ना कि लोग कारकुनों से कुर्बानी मांगते हैं, सियासी लोगों से कुर्बानी, अपने कारकुनों से, अपने सपोर्टर्स से कुर्बानी मांगते हैं। जो जुल्म इन्होंने किया और हद कर दी जुल्म की, वो सब मियाँ साहब ने जुल्म अपने सीने पे सहा है और कारकुनों को और अपनी पार्टी को शील्ड और प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। वो सारे ज़ख्म उन्होंने अपने सीने पे पहले लिए, आपसे बात उन्होंने बाद में की है। और अपनी वाइफ को छोड़ के आए, और जब वो बीमार हो गई, डेथ बेड पे चली गई, तो उनको अडयाला जेल में, जहाँ मैं भी बंद थी, मियाँ साहब ने कहा मेरी बात करा दो मेरी बीवी से और घर वालों से। उन्होंने कहा आपके मिनट ख़त्म हो चुके हैं। 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है, उस पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। चाहे कोई मोटरवे हो, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हो, सड़कों का जाल हो, मोटरवे हो, बसेस हो, रैपिड बस हो, ऑरेंज ट्रेन हो, बिजली के मंसूबे हो, चाहे वो मुल्तान से सखर मोटरवे हो, हज़ारा मोटरवे हो, जो चीज़ आप उठा लें उस पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। तो इतनी खिदमात के बावजूद जब आप एक 3 दफ़ा की वज़ीर आज़म की तज़लील करेंगे, तज़हीक करेंगे और इस तरह का उसके साथ सलूक करेंगे, पैनामा करप्शन, और उसमें से आप क्या निकाल के लाते हैं? एक इकामा। और उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती तो अरशद मलिक जैसे जज को आप इस्तेमाल करते हैं, जो अब वो मुनसिफ खुद बोल उठा कि भाई मुझसे ज़्यादती हो गई, मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया। वो फ़ैसला ख़त्म हो जाता है, सॉरी, वो जज को आप निकाल देते हैं, फ़ैसला आज भी वहीं का वहीं है। शाबाश है भाई। तो फिर आप पूछते हैं कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है? तो नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। उन्होंने जो बयानिया देना था दे दिया। उस बयानिए की जो कीमत अदा करनी थी की, उसके लिए जो तकालीफ बर्दाश्त करनी थी की, उसके लिए अपनी बेटी को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी सियासी जमात को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा, कीमत अदा की उन्होंने। वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी और वो वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने काम को जहाँ से छोड़ा था वहाँ से उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल किया नून लीग का ग्राफ कम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज नैब गर्दी का सामना किया। ऐसी नैब के सामने पेश ना होना कानून की पासदारी होगी। हुकूमत को पहले आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि हमने कभी इनको बोलकर एक्सपोज किया और कभी खामोश रहकर, और आज हमारी खामोशी इनके कानों में गूंज रही है।